हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक लंबे अरसे के बाद सीनियर जर्नलिस्ट असद मिर्जा साहब से बात हो रही है। आपको याद होगा हमारे चैनल पर हर हफ्ते वो दो वीडियो हमारे लिए करते थे और उसे आप काफी दिलचस्पी से देखते थे। असद मिर्जा साहब दिल्ली में रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ऑल इंडिया रेडियो, खलीज टाइम्स दुबई, बीबीसी वर्ल्ड, इनके लिए काम कर चुके हैं। रेगुलर कॉलम लिखते हैं और ब्रिटिश हाई कमीशन नई दिल्ली में वो सीनियर मीडिया एडवाइजर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अब भी कुछ किताबें लिखने का सिलसिला है, कुछ और जो बिल्कुल जदीद जमाने की टेक्नोलॉजी है उसमें आप एक्सपर्ट हैं। असद मिर्जा साहब इंटरनेशनल अफेयर्स और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के लिए अपनी बात बहुत मजबूती से रखते हैं और मुख्तलिफ मीडिया में अपनी राय रखते हैं। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनसे ये उम्मीद की जा रही थी, जिसमें ये कहा गया था कि वो अमन कायम करेंगे, जंगें बंद करेंगे, उन्होंने तो आते ही पहले हफ्ते में क्लीन अप गाजा की बात कह दी। आखिर ये इतना बड़ा, अव्वल तो ट्रंप की शख्सियत के बारे में कंट्राडिक्शन सिर्फ कहना वो काफी नहीं है, वो तो अजीब सी शख्सियत है। और मैं तो कभी कभी कहता हूं कि एक अलग से एक साइंस में सब्जेक्ट लाना पड़ेगा कि ट्रंप जैसे लोगों को कैसे समझा जाए। हो सकता है आप कुछ मुझसे बेहतर समझ रहे हो। ये ट्रंप साहब ने जो ये गाजा क्लीन अप कह दिया, ये क्या कुछ है, इसके क्या मानी है, और आने वाले वक्त में क्योंकि 4 साल वो प्रेसिडेंट रहेंगे, वो क्या कुछ करेंगे इस नारे के तहत, क्या 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 देख रहे हैं आप इसमें? शुक्रिया काज़मी साहब। जैसा कि आपने फरमाया, सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को सलाम पेश करना चाहूँगा कि एक अरसे के बाद उनसे मुलाकात हो रही है आपके प्रोग्राम के ज़रिए। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, तो जैसे आपने फरमाया कि एक ऐसी अजीब शख्सियत है जिसका कि अब दुनिया को आने वाले 4 सालों में भुगतना पड़ेगा। और उसको अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है मैवरिक, जिसके मायने होते हैं कि आप उस शख्स से कुछ भी उम्मीद ना करें, लेकिन वो सब कुछ कर गुजरने की ताकत रखता है, सलाहियत रखता है। और अभी हाल ही में एक कार्टून मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें कि दिखाया गया कि जो एक डेनिस द मिनेस करके एक कार्टून कैरेक्टर है, जो कि अपने हरकतों की वजह से अवाम नास में बहुत मकबूल है। तो जब डेनिस बड़ा हो जाता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप का रूप इख्तियार कर लेता है, क्योंकि उनके बाल और उनके हरकत सारी बहुत हद तक डेनिस से मुशायबत उससे लगती हैं। तो उसको डेनिस द मिनेस या डोनाल्ड द मिनेस भी कहा जा सकता है। और जिस तरीके से अपने गुज़िश्ता इंतखाबात होने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप एक शोर मचाते रहे और उन्होंने पूरी दुनिया में उस नैरेटिव को ख़त्म नहीं होने दिया कि गुज़िश्ता 2020 के जो इंतखाबात थे वो उनसे चुरा लिए गए थे। इस चीज़ को वो 4 साल तक कैश करते रहे और उसके लिए आप उनकी सूझबूझ, उनकी सियासी समझ से वाकिफ हो सकते हैं किस तरीके से एक मर चुकने वाले मसले को उन्होंने जिंदा रखा 4 साल मुस्तकिल, और अपने सपोर्टर्स के दौरान उससे फायदा उठाते हुए वो फिर दोबारा जो है अमेरिकी सदर के तौर पर चुन लिए गए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि ये दूसरा इत्तेफाक है जब कोई एक सदर 4 साल या 8 साल के अरसे के बाद दोबारा अमेरिकी सदर मुंतखब हुआ। तो जहां तक एक सब बात ये कही जा सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही सियासी सूझबूझ के माहिर हैं, उसके साथ ही साथ वो बहुत ही शातिर और शफ़ाफ़ कारोबारी भी हैं। ये चीज़ उनकी शख्सियत से निकाली नहीं जा सकती। और जो फैसले जिनका कि इंदिया उन्होंने अपने इलेक्टोरल कैंपेन में, अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान में दिया था, उन सब मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने एक के बाद एक फौरन अमल करना शुरू कर दिया। और बल्कि सदर का ओहदा संभालने से पहले उनका ये कहना था कि मैं ये चाहता हूं कि गजा में सीज फायर हो जाए, और वो ये सीज फायर करवाने में भी कामयाब हो गए, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन गुज़िश्ता 4 साल में करवाने में, जब से गजा में लड़ाई दोबारा शुरू हुई तब से उसको सीज फायर पर अमल कराने में नाकाम रहा था। तो ये
ट्रंप के जो जोड़ तोड़ की सियासत है और अपने मुखालिफिन के ऊपर किस तरीके से हमला करना है और अपने जो हवारी हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको किस तरीके से अपनी बात पर राजी करना है, इस फन के ट्रंप बहुत बड़े माहिर हैं। और इस सब के पीछे अगर लेकिन मेरा ये मानना है कि आप उनकी शख्सियत से कारोबार को किसी भी तरीके से निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो अपना हर फैसला कारोबारी मुनासबत से नफ़े नुकसान की सूरत में देखते हैं कि मुझे इससे कितना माली फ़ायदा होगा। और ये बात मैंने अपनी तहरीरों में पहले भी लिखी थी कि गज़ा सीज़ फायर कराने का असल मकसद उनका यही है कि जो गज़ा की इकोनॉमी का, यानी कि दूसरे तरीके में हम ये भी कह सकते हैं कि इजराइल की इकोनॉमी पर जो मनफी असर पड़ रहा है उसको किस तरीके से ख़त्म कराया जा सके, क्योंकि इस का मनफी असर अमेरिकी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ रहा है, अमेरिकी मईशत के ऊपर भी पड़ रहा है। और चूंकि ट्रंप एक कारोबारी हैं, उनकी और उनके दामाद जैरेड कुशनर की बहुत सारी कंपनियां इजराइल में मौजूद हैं जो कि इजराइल के मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं, और उसमें अव्वलीन शोबा जिसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ी सरमायाकारी की है वो है प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। जब वो यरूशलेम पहुंचे थे तो उन्होंने ट्रंप हाइट्स नाम के एक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी किया था, जिसका असल मकसद वहां पे रियल एस्टेट का डेवलपमेंट करना और बाकी सारी चीजें उसमें शामिल थी। इसके अलावा असला बनाने वाली बहुत सारी कंपनियों में उनके शराकतदार किस तरीके से हैं, क्योंकि उनके दामाद जैरेड कुशनर की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर जो हमें पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें नज़र आती हैं उससे साफ जाहिर होता है कि उसमें इजरायली सरमायाकारी बहुत वसी तौर के ऊपर हो चुकी है, और एक तरीके से वो कंपनियां इजरायली हुकूमत की ही सारी पॉलिसियों को और सारे कामों को आगे बढ़ाती हैं। तो दोनों ही ये फैसले के गजा में सीज फायर हो और उसके बाद एक दूसरा फैसला जो अभी जिसके बारे में हम बात करेंगे, ट्रंप की अपने कारोबारी ज़हनियत को दिखाता है कि वो अपने हर सियासी अमल को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो अभी दूसरे मौजू पर जो हम बात करेंगे उसकी अभी तक कहीं कोई तशहीर नहीं हुई है, लेकिन जब उसकी जांच पड़ताल शुरू होगी तो हमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि इस सीज़ फायर के फैसले के बाद इजराइल में जो कुछ हो रहा है अभी या उससे पहले, उससे ट्रंप की कंपनियों को कितना माली फायदा पहुंचा है। तो ये सारा काम जो है, सारा जो कुछ फैसले हैं वो अपने कारोबार की नजर से कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही अहम चीज ये होती है समझने की, किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए जब तक आप सारे एक्टर्स पर नजर ना रखें, किसी एक ही तरफ रखें, तो वो शायद अंदाजे और अटकलें और असेसमेंट गलत साबित होता है। जिस तरह से इस 15-16 महीने की जंग के दौरान रेजिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने जैसे जम करके सामना किया और जिस तरह से वो अब निकल करके पूरी तरह से अपनी ताकत जाहिर कर रहे हैं, क्या ट्रंप अपने वो सारे सपने पूरे कर सकेंगे जो कुछ वो व्हाइट हाउस में बैठ करके कर रहे हैं, या क्या 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 लगता है आपको, ग्राउंड रियलिटी क्या उसको इजाजत देंगी क्या? देखिए, जो जहाँ तक अगर आपने जैसा फरमाया कि ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमास ने सीज फायर के बाद से जो अपना स्टैंड लिया है, वो एक हम उसको स्ट्रेटेजिक डिसीजन कह सकते हैं कि आप अपनी जो फोर्सेस हैं, अपनी जो तवानाई है उसको दोबारा से यकजा करें। और जिस तरीके से इजराइल ने गुज़िश्ता 7 अक्टूबर के बाद से जिस तरीके से जो जारहाना कार्रवाइयाँ, जो फौजी कार्रवाइयाँ पूरे मकबूजा इलाके में की थी और सीज फायर अमल में आने के बाद भी वो जारी रही कि उसमें भी कम से कम 20 लोग हलाक हो चुके हैं अब तक। तो जिस तरीके से, क्योंकि इजराइल का असल मकसद ये था कि हमला शुरू करने के बाद वो किस तरीके से हमास और हमास के हामी दीगर जो तंजीमें हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि उन्होंने सालों साल की मेहनत के बाद बनाया था, किस तरीके से हम इजरायली सेहूनी हुकूमत का मुकाबला कर सकते हैं, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का इजरायली फौज का एक जो मंसूबा था वो बहुत हद तक कामयाब हुआ। इसमें खसारा हमास का हुआ, लेकिन हमास ने बहुत दानिशमंदी से काम लेते हुए अपने आप को रोका है और अभी उसके जो जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं की हैं। और ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो कि आने वाले वक्तों में हमें उसकी अहमियत का अंदाजा होगा। और ये जो जब हम
लड़ाई की बात करते हैं तो जो हमारे पुराने जनरल हैं उन लोगों का भी ये कहना है कि आपको अपनी तवानाई, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मजबूत करना है, और अगर आप एक छोटी जंग हारते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी लड़ाई हार चुके हैं, आप पूरी जंग हार चुके हैं। छोटी आपने एक लड़ाई हार ली, कोई बात नहीं, लेकिन जंग आपके हिस्से में जाएगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम ये देखेंगे कि किस तरह से इजराइल की हुकूमत को फिर हमास और दीगर फिलिस्तीनी तंजीमें जो हैं वो घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हैं। अच्छा, अब असद मिर्जा साहब, मैं उस पहलू की तरफ थोड़ा सा बाद में जाऊंगा, जो प्रॉपर्टीज वाला मामला है, जो कुछ चीजें और हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज जो अभी जिस तरह से उन्होंने जंगबंदी कराने के लिए दबाव डाला और उसके बाद क्लीन गाजा का हुक्म दे दिया, मिस्र को और जॉर्डन को कह दिया कि साहब आप लीजिए इन फिलिस्तीनियों को, यानी वो एक कोई शायद कोई एक कमोडिटी है, वो उठ करके चले जाएंगे आराम से, वो अपने घरों के मलबे पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उनको कैसे उसे हटाया जा सकता है वो शायद ट्रंप नहीं समझ पा रहे। अक्सर हम देखते हैं कि अमेरिका में बैठे हुए लोग जो हुकूमत में होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे नक्शा लेकर के बैठे हैं और जहां किसी ने उंगली रख दी तो उसको हम अपने तरीके से सब कुछ कर लेंगे। आज तक इराक ना कर सके, अफगानिस्तान ना कर सके, यहां क्या करेंगे। खैर, ये तो एक अलग एक पहलू है। अब मैं जो समझना चाह रहा हूं, जो बाइडन ने भी शुरू में एक इशारा दिया था और मुसलसल जंग के दौरान हथियारों की सप्लाई जारी रख करके ये साबित भी कर दिया कि वो फिलिस्तीनियों का सफाया चाहते हैं, और इजराइल और अमेरिका ने दोनों ने ये बात खुल करके कह दी थी कि हम यहां से बिल्कुल सफाई चाहते हैं, यहां कोई फिलिस्तीनी नजर नहीं आना चाहिए, या तो मरे या छोड़ करके भागे, बिल्कुल उस लाइन पर थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह से क्लीन द गाजा कहना और जो बाइडन का उस तरह से हथियार भेज करके क्लीन कराने की तैयारी, तो इसमें तो कोई सिर्फ स्ट्रेटेजी और तरीके का फर्क है, मकसद तो एक ही नजर आ रहा है। देखिए, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि देखिए, हम जब अमेरिकी सियासत की बात करते हैं, अमेरिकी सुदूर की बात करें या अमेरिकी अवाम की भी बात करें, तो वहां पर जब इजराइल का मसला आता है तो कोई भी डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन नहीं है, सब एक ही जहनीत के हामी हैं। और दूसरी बात यह है कि एक अभी मैं एक वेबसाइट पे देख रहा था, टॉम जोन्स करके एक वेबसाइट है जिसके ऊपर कि जैसे ही वो अपना पॉडकास्ट डालते हैं वो लाखों की तादाद में फौरन देख लिया जाता है। उनका ये कहना है कि देयर इज एन अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि एक ऐसा बाहमी रिश्ता अमेरिका और इजराइल के दरमियान है जिसको कि जो माँ और बच्चे के दरमियान पैदाइश के वक्त होता है कि जब हम उस कॉर्ड को काटते हैं तो वो जो रिश्ता है वो कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अभी उस कॉर्ड को कभी भी काटा नहीं है। तो जो बाइडेन साहब अपने तरीके से नेतन्याहू को समझाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रंप ने अपने तरीके से नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ट्रंप अपने हर फैसले के पीछे दूसरे को माली आनत या माली फायदे की भी बात करते हैं। तो किसी तरीके से ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को समझाने में कामयाब हो गए और इसी वजह से गाजा की सीज़फायर अमल में आई। इसके साथ साथ दूसरी एक बात जो मैंने अभी कही कि कोई फर्क नहीं है डेमोक्रेटिक्स में और रिपब्लिकन्स में, वो ये कि जो बाइडेन इंतजामिया इजराइल को बड़े बम्स फराहम कराने से मना कर रहा था, लेकिन जहां सीज़फायर का ऐलान हुआ उसके साथ ही साथ दूसरी खबर ये भी आई कि ट्रंप ने अमेरिकी फौज को इजराइल को 2000 पाउंड वजनी बम भेजने की हिमायत की है और उसके ऊपर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ऊपर साइन कर दिए। तो एक तरफ आप जंगबंदी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक फरीक को ऐसा असलाह मुहैया करा रहे हैं जिससे कि कितनी जाने जाएंगी इसका कोई अंदाजा लगाना इस वक्त हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो आप कहें कुछ, कथनी और करनी में आपकी कोई फर्क नहीं है, यानी कि आप चाहे डेमोक्रेटिक हो, चाहे अमेरिकन, चाहे रिपब्लिकन हो, लेकिन आप अंदर से एक अमेरिकी हैं और अमेरिकी अवाम जो वो इजराइल का मसला आता है तो वो सब एक ही तरीके से सोचते हैं। हाँ, उसमें कुछ फर्क है, जो हमारे लिबरल्स हैं या
खुद यहूदी जो अमेरिका में रह रहे हैं उनकी ज़हनियत में कुछ फ़र्क है, लेकिन आम तौर पर एक अमेरिकी मैं अगर ये बात कहूँ, लोगों को हो सकता है कि कुछ अजीब-सी भी लगे हो, बुरी भी लगे कि जो सियासी शऊर आप एक आम हिंदुस्तानी में पाएँगे, वो सियासी शऊर आप एक आम अमेरिकी में नहीं पा सकते हैंगे। क्योंकि एक जिस तरीके से अमेरिकी मईशत को कायम किया गया है, उसमें कंज़्यूमरिज़्म का सबसे बड़ा रोल रहा है कि आप किस तरीके से सस्ते कर्जे के ऊपर डेबिट कार्ड के और क्रेडिट कार्ड के जरिए आप अपनी आसाइश की हर चीज जो है वो किस्तों पर ले सकते हैं। तो अमेरिकन इकोनॉमी बेसिकली जो है वो क्रेडिट इकोनॉमी या किस्तों वाली इकोनॉमी के ऊपर इंहिसार करती है, और उस सब का सारा ताल्लुक जो है वो तेल की फराहमी से होता हैगा। तो जहां तक ये बात है कि जिस तरीके से ट्रंप ये चाह रहे हैं कि भाई जो हमारे रिसोर्सेज इस जंग में खर्च हो रहे हैं, उनको खर्च करने की बजाय हम अमरीकी शहरियों पर खर्च करें, और वो अमरीकी शहरियों में बहुत उससे मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने दीगर फैसलों में ये कहा है कि अमेरिका WHO से बाहर हो जाएगा, अमेरिका क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज के लिए कोई काम नहीं करेगा, पेरिस एग्रीमेंट से वो बाहर हो गया है। तो ये एक आम अमरीकी कहता है कि नहीं साहब, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे तो अब वो चीज़ें, मुझे पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, मुझे खाने की चीज़ें जो हैं, खुर्दनोशी अशिया जो हैं वो सस्ती मिल रही हैं, मुझे लिए यही काफ़ी है। मैं एक नया बड़ा मकान खरीद सकता हूँ, आसान किस्तों पर, मेरे लिए बहुत आसानी, वो मेरे लिए काफ़ी है। तो अमरीकी जो अवाम है उसकी अक्सरियत की ज़हनियत यही है। उनमें से कुछ बचे हैं जो कि अभी भी इस कैपिटलिस्ट निज़ाम के या इकोनॉमी के खिलाफ हैं और अपनी राय ज़ाहिर करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़, जैसा कि मीडिया को बनाया गया है शोर में, दबा दी जाती है। अच्छा, अभी आप अमेरिका की सियासत के बारे में आपने कुछ बताया, मैं सोचता हूं इसके साथ साथ ये भी बात कर ली जाए कि ये जो एक सैलाब था फिलिस्तीनियों के हक में यूनिवर्सिटियों में, और उसके बाद ये कहा गया कि जो यहूदी लॉबी है उन्होंने बाकायदा लिस्टें बना करके देनी शुरू कर दी हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि या तो इनको मुल्क से बाहर निकालो, इन्हें सजा दो, वगैरह वगैरह। क्या उस समाज में जिसमें इतनी बड़ी तादाद फिलिस्तीनियों के हक में नजर आ रही थी, मजलूमों के हक में, क्या ट्रंप के लिए यह मुमकिन है कि वो सबको सप्रेस कर लेंगे कामयाबी से? क्या आपको शायद बेहतर मालूम हो इसका? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सवाल का जवाब नहीं के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जिस तरीके से ट्रंप ने कोशिश करनी शुरू कर दी है कि अगर हम फिलिस्तीनियों की बात नहीं करें, हम दूसरे अक़वाम की बात करें, जैसे कि कोलंबियंस और मैक्सिकन्स के खिलाफ ट्रंप ने पूरी एक मुहिम शुरू कर दी है, और जिस तरीके से गैर इंसानी तरीके से हाथों और पाँवों में बेड़ियां डालकर कोलंबियंस को वापस कोलंबिया भेजा जा रहा है, और वही उसी तरीके का प्रोग्राम मैक्सिको है। लेकिन ये अभी शुरुआत है, क्योंकि इस शुरुआत को आप कितना आगे ले जा सकते हैं ये इसके ऊपर मुनहसर है कि आवाम की आपको हिमायत कब तक हासिल है, और दूसरे इस तरीके के प्रोग्राम्स आप कब तक जारी रख सकते हैं। क्योंकि जैसा कि जब ट्रंप ने डिपोर्टेशन करने की बात की थी, जो गैर मुल्की तारिकीन वतन अमेरिका में थे उनको वापस भेजने की बात की थी, तो उसमें सबसे बड़ा जो सवाल पैदा हुआ था वो ये था कि इसकी कीमत कहाँ से अदा होगी, कौन इसकी कीमत अदा करेगा, और वो एक बहुत महंगा सौदा है। तो जिस तरीके से हमने ये पहले भी अभी बातचीत में हम लोगों ने कहा कि आप ये सोच नहीं सकते हैं कि ट्रंप कब किस चीज के लिए कौन सा हल आपके सामने पेश करें। तो उन्होंने अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही तकरीबन 20 लाख फेडरल मुलाजिम जो हैं उनसे कहा है कि वो अपनी नौकरियों से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें। अब आप ये समझिए कि एक तरफ वो आपकी नौकरी लेने के लिए भी बैठे हुए हैं, और उनका कहना ये है कि इससे जो पैसा बचेगा वो मैं अमेरिका को सेफ बनाने के लिए करूंगा, अमेरिका को मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो कैंपेन है उनका, उसको तक़वियत देने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। तो ये एक ऐसा शख्स है जो कि, और इस तरीके की शब्दबाजी से हम लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, पिछले 10 साल से हम यहाँ पे भी ये देख रहे हैं कि जब जैसा मौका हो कुछ भी कह दो, जो मुंह में आए, बगैर सोचे समझे कुछ कह दो, उसके ऊपर अमल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी तो पब्लिक को जो है वो अपनी तरफ राग़िब करो, और इसमें ट्रंप और हमारे यहाँ के लोग भी बहुत अच्छी तरीके से उसमें माहिर हो चुके हैं। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं वापस। ट्रंप का जो एस्टेट बिजनेस का जो अंदाजा और अटकल गाजा में नजर आ रहा है, ब्यूटीफुल बीच, उन्होंने कहा बेहतरीन मौसम है और बहुत कुछ बन सकता है, और वो बहुत तबाह हो चुका है, वहां क्या करेंगे यानी लोग रह करके, ये सारी बातें उन्होंने की हैं। क्या कुछ कर सकते हैं? क्या
क्या हो सकता है उनके जहन में प्लान? अमल क्या होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन उनके जहन में क्या कुछ होगा? यहाँ बेहतरीन बीच डेवलप करने की बातें कर रहे हो। देखिए, जो चीज सबसे पहले जहन में आती है कि जो उन्होंने कहा कि क्लीन गाजा, तो व्हाट डज ही मीन एक्चुअली बाय दिस? तो उनका कहना यही है कि हम गाजा को फिलिस्तीनियों से बिल्कुल खाली कराना चाहते हैं, हम कोई भी फिलिस्तीनी वहां नहीं देखना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने जॉर्डन और मिस्र से ये कहा कि वो फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में रहने की जगह दें। तो इसका असल मकसद क्या है कि देखिए, सबसे जिस तरीके से जिस बड़े पैमाने पर इजराइल ने जो भी तबाहकारी गजा में की, अब उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए या तामीर नौ के लिए जो काम करना है वो बहुत बड़ा मंसूबा है, और अभी की जो आदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आ रहे हैं उनमें बिलियन नहीं बल्कि ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की बात कही जा रही है। तो इसमें कौन सी कंपनियां शामिल होंगी? इसमें अमेरिकन कंपनियां शामिल होंगी, इसमें इजराइल की कंपनियां शामिल होंगी, और इनके दरमियान मसालेहत या इस कारोबारी मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए कौन लोग शामिल होंगे? उसमें कतर जैसे मुल्क सबसे आगे होंगे, जो कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के ऊपर ही लाखों लाख डॉलर कमाने के अंदर कामयाब हो सकेंगे। इसके अलावा जो तामीर नौ के अलावा ट्रंप और दीगर जो उनके हवारी हैं वो ये चाहते हैं, और वो इस खुफिया काम में अभी नहीं पहले से लगे हुए हैं, जिसकी तशहीर अभी होना शुरू हुई है। 2007 से खबरें कुछ कुछ आ रही थी, लेकिन जैसे कि हमने नाज़रीन से कहा था कि हम उस बारे में बात करेंगे, तो हम अब उस बात पर आ जाते हैं कि अभी अप्रैल से लेकर जो पिछले आपका ये कहिए कि पिछले साल अप्रैल से लेकर अभी जनवरी तक मेरे सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो कि आप उन ज़राए इब्लाग की या मीडिया सोर्सेज के जरिए आई हैं, जिसको कि आप इंडिपेंडेंट या खुद मुख्तार कह सकते हैं, जो किसी बड़े कारोबारी ग्रुप के साथ शामिल नहीं है। उनमें ये रिपोर्टें शामिल हुई हैं कि सन 2007 से कुछ इजरायली कंपनियां जो कि यरूशलेम में कायम हैं और उनके दफातर अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में हैं, वो अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ शहरों में यहूदी सिनागॉग्स में बेसमेंट में उनकी ऐसे ट्रेड शोज कर रहे हैं जिनको कि प्रॉपर्टी शो कहा जाता है, और उन प्रॉपर्टी शो में लोगों को चुन चुन कर बुलाया जाता है। यानी कि आप के लिए उस शो में आपको अगर दावतनामा भेजा जाएगा तो उससे पहले आपकी तस्दीक की जाएगी, आपके सोच के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी, आपसे जूम मीटिंग करके आपसे कहेंगे कि आप अपनी किताबों की अलमारी दिखाइए कि उसमें कौन सी किताबें हैं, उसमें यहूदियों की लिखी हुई इब्रानी ज़बान की किताबें शामिल हैं या नहीं है। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस सिनागॉग में जाते हैं और किस रबाई के आप पीछे अपने सारे फ़राइज़ अदा करते हैं। तो एक तरीके से आपके बारे में सब कुछ जानने के बाद जब ये तस्दीक हो जाए कि हाँ, आप ज़हनी तौर पर एक यहूदी नहीं, एक सहूनी में तब्दील हो चुके हैं और क़दामत पसंदी आपकी रग-रग में शामिल हो चुकी है, तब आपको उस प्रॉपर्टी शो में आने का दावतनामा भेजा जाता है। और ये प्रॉपर्टी शो जो हैं 2007 से शुरू हो चुके थे, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन पिछले साल के बाद से जो है इसमें बहुत तेजी आई, और इसमें जो अमेरिका में क़दामत पसंद सहूनी हैं उनको वही वायदा दोहराया जाता है कि वो प्रॉमिस लैंड, जिस ज़मीन का अल्लाह ने तुमसे वायदा किया था, उसका एक टुकड़ा खरीदने का तुम्हारे लिए सुनहरी मौका है। जैसे कि हम अपने प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट्स में यहाँ हिंदुस्तान में देखते हैं किस तरीके से खरीदारों को लुभाया जाता है, उसी तरीके से वहां पर उनको ज़हरी तौर पर लुभाने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने प्रॉमिस लैंड का एक हिस्सा खरीद सकते हैं। और इनके खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं वो कोई क्रिश्चियंस नहीं है, वो खुद यहूदी हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम यहूदी हैं लेकिन सहूनी नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी एक पहली तहरीर में भी लिखा था कि आपने अभी जिक्र किया था कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं या बाकी सारी चीजें हो रही हैं, तो उसके पीछे साथ में कौन लोग हैं और क्यों उनकी बात मानी नहीं जाती। तो उसके अगर हम देखें तो उसमें भी अक्सरियत यहूदियों की है, ज्यूस की है, जिन्होंने की वो डिमॉन्स्ट्रेशंस वहां पर प्लान किए, मुजाहरे किए, और उसके बाद उनको उनकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने यहाँ पढ़ने वाले तालिब इल्मों को और उसके अलावा अपने यहाँ काम पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स को जो है वो नौकरी से निकाल दिया। तो एक तरीका ये भी, लेकिन जो बाशऊर
यहूदी या ज्यू है, उससे ना तो किसी मुसलमान का इख्तलाफ है, ना किसी क्रिश्चियन का इख्तलाफ है। लेकिन जब वही यहूदी सहूनियत में तब्दील हो जाता है, उसकी ज़हनियत सहूनियत में तब्दील हो जाती है, तो फिर वो ना तो मुसलमान को पसंद है और ना ही क्रिश्चियन को पसंद है। और ये जो ज़मीनें जिस तरीके से ईस्ट यरूशलेम में जब इज़राइल ने कब्जा किया था, तो उसमें सिर्फ मुस्लिम इमलाक नहीं, बल्कि जो क्रिश्चियन वहाँ पर मकामात थे, उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया गया और वहाँ पर आने जाने के लिए क्रिश्चियंस पर, मुस्लिम्स पर, दोनों पर पाबंदी है। यहूदी आपके मसाजिद में जूते पहन के जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मसाजिद में जाने का हक नहीं दिया गया है। तो इसी तरीके से जो हमने अभी दूसरे जो मौजू हमारी बातचीत का, कि किस तरीके से मगरबी किनारे या वेस्ट बैंक में ज़मीनें गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम सेहूनी अमरीकियों को बेची जा रही हैं, और जो जिन लोगों ने इसके खिलाफ मुजाहरे किए हैं, या जिन लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं, या जिन लोगों ने इसके खिलाफ रिपोर्ट्स दाखिल शाया की हैं या उस तफसीलात उसकी दी हैं, उनका ये कहना है कि ये जो ज़मीनें या फ्लैट्स वेस्ट बैंक में बेचे जा रहे हैं, वो तकरीबन 22 इंटरनेशनल लॉज, अमेरिकन लॉज और यहाँ तक कि इजरायली लॉज की खिलाफ वर्जी हैं। तो अब आप ये देखिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, और उनका मकसद यही है कि किस तरीके से, अच्छा इसमें बात दूसरी वही आ जाती है कि फायदा जो है वो डेवलपर का है। जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट में फ्लैट ले लिया, बाद में पता चला कि नहीं साहब ये फ्लैट गलत जगह बना हुआ था, या इसकी परमिशन नहीं मिली है, लेकिन आपका पैसा उसमें फंस जाता है। तो यहाँ पे भी मुझे सूरत हाल कुछ न कुछ हद तक वही होती नजर आ रही है कि आप जमीन खरीद लेंगे या फ्लैट खरीद लेंगे, पैसा दे देंगे, लेकिन एक वक्त आने वाला है, और वो वक्त जरूर आएगा कि जब इस बात की खिलाफ वर्जियों की और इस पूरे जो बिजनेस है उसकी तफ्तीश शुरू होगी। और जब उसकी तफ्तीश शुरू होगी तो पाया जाएगा कि जो जमीन वेस्ट बैंक की बेची जा रही है वो किसी की नहीं है, वो फिलिस्तीनियों की है। मैं उसी पर आने वाला था, मैं उसी पर आने वाला था कि दूसरों की जमीन पर कब्जा करके आप बेचना शुरू कर दें। ये तो बिल्कुल बहुत ही अजीब बात है कि मैं आपका घर बेच दूं और आपको पता भी ना चले। तो ये तो बिल्कुल गैर कानूनी था, बिल्कुल कतई गैर कानूनी, सरासर गैर कानूनी काम है, क्योंकि असल में वो जमीन फिलिस्तीनियों की है। और अगर हम तारीख का थोड़ा सा मुशाहिदा करें तो जिस तरीके से सन 48 के बाद से इजरायली हुकूमत ने मुख्तलिफ हरबों के जरिए फिलिस्तीनियों की जमीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, तो हम देखेंगे कि उन हरबों की, उन चालों का कुछ नक्श हम यहाँ हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं। क्योंकि वेस्ट बैंक में एक बड़ी जमीनों की तादाद जो है, जिसका कि मेरे सामने कुछ आदाद शुमार आए थे, जो कि एक यहूदी वेबसाइट से मुझे मेरे सामने आए हैं, जिसका कि नाम है बेटे सैलम, और वो यरूशलेम में मौजूद है, और वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो तंजीम काम करती है, और उसके सारे कारकुनान जो हैं, ओहदेदारान जो हैं, वो सब यहूदी हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वो सबके ऊपर यकसा उनका निफाज होना चाहिए और सबके ह्यूमन राइट्स को यकीनी बनाना चाहिए। ऐसे भी व्यूज हमारे यहाँ मौजूद हैं, इजराइल में मौजूद हैं। तो उनके हिसाब से जो वेस्ट बैंक में जो 1967 के बाद से मुख्तलिफ औकाफ की ज़मीनों के ऊपर इजरायली हुकूमत ने मुख्तलिफ हरबों से कब्जा किया है, वो तकरीबन 1,05,000 दुनम, या आप ये कहिए कि 6 लाख एकड़ के करीब वो जगहें शामिल हैं, जो कि औकाफ की जगहें हैं। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ तरीके से जो है वो इजरायली हुकूमत कब्जा करती चली आई है। एक तरीका है एब्सेंटी प्रॉपर्टी का, जिसको कि हम हिंदुस्तान में जानते हैं एनएमई प्रॉपर्टी या कस्टोडियन प्रॉपर्टी के नाम से, जिसमें कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया जा सके, और उसको दोबारा से अब जिंदा किया जा रहा है, और किसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी के बैनामों को या कागजात को गलत बताकर आप जो लोग रह रहे हैं उनको मकीनों को निकालकर जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक हुकूमत के पास इन जमीनों को कब्जा करने के लिए वो था कि वो मिलिट्री की या सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जमीनों पर कब्जा करते थे, कि इस चीज की जरूरत हमें सिक्योरिटी के लिए है, या हमें इस चीज की जरूरत मिलिट्री के लिए है। और जब वो सिक्योरिटी का नाम लेते थे तो उसके अंदर जो है फिर वो
अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन या मिलिट्री बेसिस या मिलिट्री चेक पोस्ट वो बना लेते थे वहां पर, और उसके बाद जो इतराफ की जमीनें होती थी उस पर कब्जा करते चले जाते थे। मेरे पास एक किताब थी बहुत पुरानी जो मेरे किसी दोस्त ने अपने पास रख ली है मैं दिखाने से दोस्त कासिर हूँ कि उसमें पूरा जहनी एक ढांचा दिखाया गया था कि किस तरीके से जो सन 47 के बाद में, जो 48 के बाद में जो है यहूदी आबादकार किस तरीके से फिलिस्तीनी गांवों के अंदर जाते थे, वहां पर काश्तकारी करना शुरू करते थे, और वहां के जो मासूम फिलिस्तीनी थे उनको किस तरीके से जेर करने की कोशिश करते थे, और अगर कोई उनके खिलाफ खड़ा होता था तो उसके ऊपर वो मुसल्लह हमले भी करते थे। लेकिन साथ ही साथ वो उनको ये सिखाते थे कि आप ये डेजर्ट के अंदर ये ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी से कैसे जमीन को सब्ज बना सकते हैं और उसमें काश्तकारी कर सकते हैं, ये सारे धर्म सिखाते थे। और इस तरीके से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो उन जमीनों पर कब्जा, जो कि उनके किबुट्स कहे जाते हैं, उनके ऊपर कब्जा करना शुरू किया, क्योंकि किबुट्स का जो न्यूक्लियस है या जो उसका सेंटर है वो एक फौजी अफसर होता था, जो कि किबुट्स की पूरी जो वहाँ की सरगर्मियां हैं उनके ऊपर नजर रखता था। तो आइए वापस आते हैं इस जमीन के मसले के ऊपर। तो इस मसले में मिलिट्री और फौज की मदद लेने के अलावा इजरायली हुकूमत ने खिलाफत उस्मानिया के सन 1858 के एक कानून का भी फायदा अपने हक अपने अपने का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। उनका ये कहना था कि जो क्योंकि वहां पर होता ये चला आया था कि जिस वक्त के खिलाफत उस्मानिया का दौर इक़्तिदार फिलिस्तीनी ज़मीनों पर था, तो बहुत सारे किसान या जब ज़मीनों की खरीदो फरोख्त करते थे तो वो बेनामी प्रॉपर्टी पे, जैसा कि हमारे यहाँ भी होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी पर बेनामी प्रॉपर्टी ले ली जाती है और उसका दाखिल खारिज या इंदराज नहीं कराया जाता है, तो वो चीज़ वहां पर भी होती थी। तो टैक्स से बचने के लिए लोग अपनी ज़मीनों को उनके कागजात जो है वो बदलवाते नहीं थे। तो इजरायलियों ने उसका फायदा उठाते हुए कि तुमने कागज नहीं बदलवाए तो इसका मतलब है कि तुमने धांधली की है, और धांधली की है तो ये जमीन वापस हुकूमत की हो गई, जो कि 1858 के खिलाफत उस्मानिया के कानून में लिखा हुआ था। तो उसका फायदा भी इन इजरायलियों ने अपने फायदे के लिए किया। उसके बाद इन्हीं ने एब्सेंटी प्रॉपर्टी, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, उसके जरिए किया कि अगर आप 3 साल तक आप किसी जमीन के ऊपर काश्तकारी नहीं करते हैं तो वो जमीन स्टेट की हो जाएगी। उस तरीके से एब्सेंटी प्रॉपर्टी क्या कि या एनेमी प्रॉपर्टी क्या कि उस पर अपना हक जो है वो बनाया। उसके बाद उन्हीं ने कहा कि हमें अवामी सहूलियात या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जमीनों की मदद चाहिए। अब उसमें आप ये देखिए कि अगर वो किसी जगह पर किसी मकाम पर कब्जा करना चाहते हैं तो उस पर कब्जा कर लिया स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री की रूह से, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे उसके आसपास की जमीन है उस पर कब्जा कर लिया कि इस पे हम सड़कें बनाएंगे, इस पे हम पानी के टैंकर वाटर टैंक्स बनाएंगे या दीगर चीजें बनाएंगे, और इसका फायदा तो फिलिस्तीनियों को भी होगा। अब आप इनकी मजलूमियत देखिए जरा, और उनकी फराखदिली देखिए कि आप जिसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं उसी की जमीन पर कुछ बना के आप कह रहे हैं कि भाई इसका फायदा तो उसको भी होगा। स्कूलों का भी रास्ता लिया उन्होंने, स्कूल बनाए। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। तो मतलब कि हम फिलिस्तीनियों के ऊपर बहुत एहसान कर रहे हैं कि उनकी जमीन पर कब्जा करने के बाद कुछ चीज बना रहे हैं, तो उसका फायदा फिलिस्तीनियों को भी पहुंचेगा। तो ये इनकी शातिराना चालों में से एक था। उसके बाद से फिर इन्होंने जब आलमी सतह के ऊपर इसके ऊपर बहुत आवाजें बुलंद होना शुरू हुई कि किस तरीके से आपने सिर्फ 3% जमीन के जो आप मालिक थे आप उसको बढ़ाते बढ़ाते आप 90% तक पहुंच गए, तो इन्होंने एक जूइश नेशनल फंड कायम किया, और उसके बाद उस जूइश नेशनल फंड को ये हक दिया गया कि सिर्फ वही किसी भी कानूनी और गैर कानूनी तरीके से फिलिस्तीनी अराजी के ऊपर अपना कब्जा कर सकता है या उन्हें हुकूमत को दे सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो ये कब्जे चलते चले आ रहे हैं, तो गुज़िश्ता अभी हाल ही में अल जज़ीरा के ऊपर एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि सिर्फ सन 2024 में जितनी जमीनों पर कब्जा किया है वो पिछले 14 साल के कब्जे से 8 गुना ज्यादा है। तो एक तरफ आप मजलूम फिलिस्तीनियों पर अपना जुल्म कहर डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी जमीनों के ऊपर, उनकी अराजी के ऊपर, उनकी काश्तकारी की जमीनों के ऊपर जहां पर के अंगूर और
इंजीर के बागात खड़े हुए हैं, उस जमीन को आप अपना कब्जे में लेते चले जा रहे हैं और अपना कब्जा करने के बाद उस जमीन को फिर आप दूसरों को बेचने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब अगर हम जो पहली वाली बात है कि मेक गजा क्लीन, गजा साफ हो जाएगा, गजा की जमीन पर इजरायली पहले ही कब्जा कर चुके हैं, तो आइए अब जैसा कि अल्लाह मियां ने आपसे वायदा किया था, जो प्रॉमिस लैंड, जो जिस जगह की बात कही थी कि वो आपको देंगे, अब आप उसको खरीद सकते हैं। तो तकरीबन ऐसा है कि जन्नत में आप अपना प्लॉट ले लीजिए, यानी जैसे ये बिल्कुल वो उस तरह से अंधभक्त बनाने का। जब आप हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया, तकरीबन खत्म हो गया। मुझे जब आप ये मिलिट्री और पब्लिक गुड के लिए कब्जा की हुई जमीन पर बनाने की बात आप कर रहे थे, इजराइल ने अब तक ऐसा किया, मुझे अपना दिल्ली का, जहां मैं रहता हूं, यहां से चंद किलोमीटर दूर का एक वाकया याद आ गया। उसे मैं बताऊंगा जरूर, इसलिए कि उसके डॉक्यूमेंट्स एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे गए थे, पब्लिक डोमेन में है। वो निजामुद्दीन के नजदीक सीबीआई हेडक्वार्टर के बिल्कुल बराबर में अभी भी किसी सिक्योरिटी फोर्स के लिए वहां बिल्डिंग बन रही है, और उसका वो कब्रिस्तान है। और उसका एक जिस तरह से एक बदमाश दूसरे बदमाश को जैसी हालत में है वैसा ही मैं दे रहा हूं, ऐसे वो कागज बनाए गए, और उसमें कुछ लाख रुपए एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री को चले गए, और वो सिक्योरिटी फोर्स के नाम से ही यहां बिल्कुल ऐसा बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से ये लोग सीखते हैं कि किस तरह से मुसलमानों की वक्फ की जमीनें, कब्रिस्तान, जो भी कुछ हो सके उस पर कब्जा किया जाए। और अभी जो हमारे यहाँ वक्फ एक्ट अमेंडमेंट की बातें चल रही हैं, वो भी तकरीबन उसी तरह का लग रहा है। कि बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब। कोई खास पहलू अगर रह गया तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं, पहलू की बात नहीं, आपकी आखिरी बात से बस मैं ये जुड़ता चलूंगा कि ज़हनी तौर पर जो भी क़दामत पसंद या शिद्दत पसंद या राइट विंग एलिमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, उनकी सोच और उनका तरीक़ाकार एक ही है। और जो हम बात ये कहते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे जो पापा हैं वो बड़े पापा की बात मानते हैं, बड़े पापा के कहे अनुसार वो आगे चलते हैं, तो उसका हम मुजाहिरा देख रहे हैं फिलिस्तीन में और बाकी जो हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में। तो आप उस चीज़ का एक कंपैरिजन या मवाजना कर सकते हैं कि किस तरीके से ये अंधभक्त आगे चलते हैं, और पूरी दुनिया में इस तरह वही चीज़ जो है वो ज़्यादा आगे चलती चली आ रही है। क्योंकि अभी एक जो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया ये है कि ट्रंप के में गजा क्लीन कहने के बाद से अभी तक सऊदी अरब या किसी दूसरे दीगर मुसलमान मुमालिक की तरफ से कोई भी रद्द-ए-अमल हमारे सामने नहीं आया है कि ट्रंप ने ये क्या कहा और क्यों कहा। इसी में ये इतनी हिम्मत नहीं है ये पूछने की। तो अब सारी दुनिया में हमारी हालत यही है। वो तो आपने तारीखी एक पस मंजर जो बताया वो मुझे याद आ रहा है। मैंने अली जाफर जैदी साहब से लंदन से बात की थी पिछले दिनों। उन्होंने वो तारीखी पस मंजर बताया कि सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के साथ साथ इजराइल का पैदा किया जाना और उसके साथ साथ इन अरब छोटी छोटी हुकूमतों का कायम करना, बादशाहतें कायम करना, ताकि वो इजराइल को प्रोटेक्ट कर सकें। हत्ता के सऊदी अरब की ये जिम्मेदारी तय हुई थी कि जो ऑक्युपाइड लैंड में जो मकानात बनेंगे, कॉलोनीज बनेंगी, सेटलमेंट्स बनेंगे, उसका खर्चा सऊदी अरब देगा। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में हैं। इसलिए हमें आंखें खोल करके दुनिया को समझना चाहिए। ना किसी के लिबास पे जाओ, ना किसी के कुब्बे पर जाओ। हकीकत पसंद और इंसाफ पसंद जो हो वो बात समझो। जालिम जालिम है, मजलूम मजलूम है। मजलूम ने किस तरह से इजराइल को कल खान यूनुस में याह्या सिनवर के तबाह घर के सामने इजरायली कैदियों को छोड़ा है, वो मजलूम वो सब कुछ कर सकता है जिसको ये सोच भी नहीं सकते। पूरे इजराइल में इस बात के लिए हाहाकार मचा हुआ है कि साहब ये क्या हो गया, और इस तरह के झटके इन जालिम ताकतों को हमेशा लगते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और कि आपने जो तारीखी तौर पे बात कही, तो जो दुनिया की सबसे बड़ी दो जंगें हुई जिनको जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम कहा जाता है, तो वो दर हकीकत खिलाफत उस्मानिया को उखाड़ने के लिए, क्योंकि वो वाहिद इस्लामी हुकूमत थी जो 3 बर्रे सगीरों या 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर मौजूद थी। तो वो खेल 1914 से शुरू हुआ था और 1946 में जाके खत्म हुआ। लेकिन
उसको, क्योंकि मीडिया आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है, आपने उसको वर्ल्ड वॉर का नाम दे दिया, आलमी जंग का नाम दे दिया, क्योंकि आप उसको मुस्लिम मुखालिफ जंग नहीं कह सकते थे। और खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद, जैसा कि आपने फरमाया, कि उसमें वो सारी चीजें शामिल होती चली गई, और तब से हमारा बुरा हाल जो है, या बुरे दिन जो है, वो शुरू हो चुके हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का टाइटल भी आपने क्लियर कर दिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है वाकई। यानी पूरी दुनिया को अपने साथ हमदर्दी हासिल करने के लिए उसको वर्ल्ड वॉर बता दिया गया। मकसद सल्तनत उस्मानिया को खत्म करना था। आपने वो तारीखी पसमंजर बताया, ये बहुत अच्छा रहा, और मैं समझता हूं कि लोगों के जहन खुलेंगे, इस पर गौर करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आगे बढ़ने से पहले, मैं आखिर खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के सिलसिले में आपके अपने कमेंट, अपने नजरियात, आप ऑब्जर्वेशन जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये हकीकतें दुनिया के सामने रखी जाएं। बहुत से नैरेटिव, बहुत से पर्सपेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो शैतानी ताकतों के जरिए कायम किए जाते हैं, उनका टूटना बहुत जरूरी है, और वो टूटेगा तभी जब सच्चाई आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।